नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं पाकिस्तान की बिगड़ी आर्थिक हालत से। पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में भारी गिरावट के बाद बड़ी तेज़ी से महंगाई बढ़ने की यहां पर आशंका है। सरकारी खजाना जो है वो खाली होने की कगार पर है। ऐसे में पाकिस्तान को IMF से बेल आउट पैकेज का इंतजार है। उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में थोड़ा सुधार हुआ और ये 142 रुपए के आसपास नजर आया, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डमाडोल हालत में बनी हुई है। गुरुवार को एक डॉलर की कीमत में 24 रुपए का इजाफा हुआ था, क्योंकि सरकार ने डॉलर की कीमत खुले बाजार पर छोड़ दी है। ऐसा IMF की शर्त को मानते हुए किया गया है। ब्लैक मार्केट वजूद में आ चुकी है और हमारा डॉलर सारा के सारा वो खरीद रहे हैं। कैप की वजह से हमारा रेट जो 240 था, उनका रेट 255 था, तो लोग हमें देने नहीं आ रहे थे, उनको बेचने आ रहे थे। इस तरह हवाला मार्केट की यही हाल है। उनका रेट 260 था, जबकि इंटर बैंक 225 था, तो 35 रुपये में कोई भी सस्ता डॉलर अपना देने को तैयार नहीं था। उसका नतीजा क्या निकला, जो वर्कर रेमिटेंस है वो हवाला की तरफ चली गई और यहाँ जो एक्सचेंज कंपनी के डॉलर आते थे वो ब्लैक मार्केट में चले गए, और जिसकी वजह से 2 अरब डॉलर का माना हमारा गैप आ गया। अब ये गैप इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी रुपये को बचाना और जरूरी था, और कैप हटाना भी जरूरी था। IMF से पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज मिलना है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3 बिलियन डॉलर के आसपास रह गया है। मतलब पाकिस्तान की सरकार दिवालियापन की कगार पर है और इसे IMF के कर्जे की 1.6 बिलियन की पहली किस्त की दरकार है। IMF की शर्त ये भी है कि सरकार गैस, डीजल और बिजली पर जारी सब्सिडी खत्म करे, राजस्व घाटे को कम करने के लिए नए टैक्स लगाए। जानकार बताते हैं कि जल्द ही पाकिस्तान की सरकार इन शर्तों को भी मान लेगी। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान में महंगाई के और जोर पकड़ने की आशंका है। 214 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 235 रुपए तक और 228 रुपए लीटर वाला डीजल 250 रुपए तक जा सकता है। गैस की कीमत में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी, बिजली की दर में 7 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आटा जो अभी 150 या 160 रुपए किलो मिल रहा है, वो 175 रुपए किलो तक जा सकता है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का सारा दारोमदार IMF के कर्जे और लेटर ऑफ कंफर्ट पर टिका है, जिससे उसे दूसरे देशों के कर्जे में राहत मिलेगी। पाकिस्तान को कंगाली से बचाने के लिए शहबाज शरीफ के सामने IMF की शर्तों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसी साल पाकिस्तान में चुनाव होना है और बेतहाशा बढ़ने वाली महंगाई सरकार के गले की फांस बन सकती है, लेकिन पहले अर्थव्यवस्था बचे, निगाहें इस पर हैं। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि आर्थिक विकास और रोजगार के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको लेकर बजट 2023 में वित्त मंत्री अहम घोषणाएं कर सकती हैं। GDP में देखें तो इसकी हिस्सेदारी जो 17% है, इसको सरकार 25% करने की तैयारी में है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में हाईटेक ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स कंपनी की फैक्ट्री में मेट्रो रेल के लिए नए ऑटोमेटिक एंट्री गेट से लेकर कई हाई एंड ऑटोमेटेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स तैयार करने का काम चल रहा है। कोरोना संकट के दौरान ये सेक्टर 2 साल तक बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अब उद्यमी संजीव सचदेव अगले 4 साल में 250 करोड़ का निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। संजीव कहते हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बैंकों से कैपिटल मिलना मुश्किल हो रहा है। मैंने ऑलरेडी 35 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान यूपी गवर्नमेंट को दिया है। अभी क्या है कि कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे मैं 15,000 मीटर में फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, आज मेरी लैंड की कॉस्ट ही कम से कम 15 से 20 करोड़ की है। अब उस लैंड को लेने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए। अब मैं कैपिटल अपने अगर करंट बिजनेस से निकालता हूँ तो मेरा बिजनेस की जो साइकिल है सारी ख़राब हो जाएगी। और लैंड लेने के लिए बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको फंडिंग नहीं करता तब तक जब तक कि आप लैंड खरीद ना लो, उसकी रजिस्ट्री ना करा लो, फिर आप उसको मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट में पैसा ले सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बैंकों से जरूरी कैपिटल एक्सेस करने की है। वो चाहते हैं कि बजट 2023 में वित्त मंत्री एक नई पहल का ऐलान करे
जिससे कि जो भी उद्यमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नया यूनिट सेटअप करना चाहता है वो बैंकों से आसान शर्तों पर जरूरी कैपिटल एक्सेस कर सके। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का साया गहराता जा रहा है। इस वजह से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में करीब 12% घट गया। ऐसे में एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोडक्ट की बेहतर मार्केटिंग के लिए सरकार से मदद चाहते हैं। इस चुनौती को देखते हुए बजट 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार का विशेष फोकस रहने के आसार हैं। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर चुनौती को देखते हुए बजट 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार का विशेष फोकस रहने के आसार हैं। अब तक सरकार ने 14 अहम सेक्टरों में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। इसके लिए टोटल बजट 1,97,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। फोकस भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और एक्सपोर्ट की क्षमता भी बढ़ाने पर है। उद्योग जगत चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2023 में वियोजना की अवधि और बढ़ाई जाए। इससे रोजगार की चुनौती से निपटने में भी मदद मिलेगी। गोयल सर, एक सवाल था, जो नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए सरकार प्रमोट करना चाहती है, ये कहा गया कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट 15% होगा जो नई यूनिट सेटअप होंगी। वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या कोई और राहत की जरूरत होगी इस बजट में? अक्टूबर 2019 में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया कि नई कंपनीज को कंसेशनल 15% टैक्स लगेगी। कंडीशन ये थी कि वो मार्च 23 तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमीडिएटली आफ्टर दिस नोटिफिकेशन 2020 में कोविड आ गया, तो ऑलमोस्ट 2 साल कोई एक्टिविटी नहीं हो पाई। तो इसलिए हमने सरकार को कहा है, रिक्वेस्ट की थी एसोसिएशन से, CII से, कि इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, जितना कोविड के कारण टाइम लॉस हुआ। सरकार ने बात सुनी, पर आधी सुनी। उन्होंने सिर्फ 1 साल बढ़ाया। तो हमने CII की तरफ से गवर्नमेंट को फिर रिक्वेस्ट किया कि हमें 2 साल का मोहलत चाहिए, क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्शन में अपना टाइम लगता है। तो इसको अगर मार्च 25 तक कर दिया जाए तो सरकार का जो इनिशिएटिव है उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा। जाहिर है रोजगार के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चुनौतियां बड़ी हैं। अब देखना होगा वित्त मंत्री इससे निपटने के लिए क्या नई घोषणाएं करती हैं। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की 84 साल की जोधैया बाई बैगा भले ही पद्मश्री से सम्मानित की गई हैं, लेकिन किस तरह से वो एक मकान के लिए तरस रही हैं, इस पर अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। हाथ जोड़ के बोलता हूँ मोदी से, सीधा से कि मेरे को पक्का मकान दे दो। मैं बहुत गरीब परिस्थिति हूँ। क्या है कि मेरे को अकेले न बना खा सकती हूँ, न कुछ कर सकती हूँ। अपना बच्चा पालता है, मैं कहाँ रहूँ। 84 साल की जोधैया अम्मा उमरिया जिले के लोढ़ा गांव में इस मड़ैया में रहती हैं। इस उम्र में कूची ने कमाल किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित हुई, अब पद्मश्री मिला है। लेकिन इसी उम्र में बर्तन भी मांजती हैं, घर में झाड़ू भी लगाती हैं। संघर्ष की कहानी 14 साल की उम्र में शादी से शुरू हो गई। पति की मौत के बाद 2 बच्चों को पाला, मजदूरी की, पत्थर तोड़े, देसी शराब भी बेची। 70 साल की उम्र में शांति निकेतन के आशीष स्वामी से मिली। 2008 में जनगण तस्वीर खाना से कूची पकड़ी, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसे जब देखती ये झोपड़ी नजर आती। कहती हैं अधिकारियों, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने आश्वासन दिया, लेकिन घर नहीं मिला। तूफान भी गई हो,
लिपट पड़े मोदी जी से। अब मोदी जी बोलते हैं क्या हम मिलेगा, बन जाएगा तुम्हारा मकान। आज तक नहीं मिला है मेरे को। मैं तो बोलती हूँ कि शिवराज सिंह मोदी मेरे को पक्का घर दिवा दो, बनवा के दो, चाहे मैं बनवा लूँ बस। अम्मा के परिवार में 2 बेटे, बहू और नाती हैं। दोनों बेटे मजदूरी करते हैं। बेटों को आवास मिला है। प्रधानमंत्री आवास के नियम कहते हैं आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने वाला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। आवेदक के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। आवास योजना के तहत एक परिवार में केवल एक ही आवास का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में प्रशासन का कहना है वो मजबूर है। श्रीमती जोधैया बाई को आवास के संबंध में मैंने इसका परीक्षण किया है। सेक डाटा सूची में इसका नाम नहीं है। वर्ष 2018 में आवास प्लस में भी इसका नाम नहीं जुड़ा है। इसके 2 बेटे हैं और दोनों बेटों को आवास योजना का लाभ मिला हुआ है। सरकार की अन्य स्कीम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना इन तीनों लोगों को मिला हुआ है और साथ में जोधैया बाई पेंशन प्राप्त है। शासन की जो नीति है उसके अनुसार सेक डाटा सूची में या आवास प्लस में नाम होना अनिवार्य है। इस संबंध में शेष निर्णय शासन को लेना। अम्मा इस उम्र में अपनी कूची से दुनिया में रंग भर रही हैं, लेकिन बेरंग नियम उनके सपनों के आड़े आ रहे हैं। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में जोधैया अम्मा के नाम से एक पक्की दीवार बनी है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सत्ता के शीर्ष से आश्वासन मिलने के बावजूद उनके पास एक पक्की दीवार नहीं जिन पर उनका नाम लिखा जा सके। उम्मीद करते हैं कि अब मध्य प्रदेश शासन अपने नियम शिथिल करेगा और जोधैया अम्मा को एक पक्की छत मिल पाएगी। उमरिया से अपने सहयोगी एजाज और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। शाहरुख खान की पठान की अब बात करते हैं फिल्म की, जो कि 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। पहले ही दिन ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 57 करोड़ का जो आंकड़ा था वो दूसरे दिन 70 करोड़ पार चला गया। 72 करोड़ की दूसरे दिन की जो उसकी कमाई है, किस तरह से फिल्म ने रिकॉर्ड बनाए हैं। दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई फिल्म ने कर ली है। देखिए प्रशांत सिसोदिया की ये रिपोर्ट। तुम्हें मारनाबाजी के लिए पठान तो आया। अपनी रिलीज के दिन पठान ने 57 करोड़ का नेट कारोबार किया और पटाखे भी लाएगा, यानी मनोरंजन कर हटाकर कमाई। और दूसरे दिन इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। डायलॉग बाजी। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। एक्शन। बड़ी स्टार कास्ट और शाहरुख के लिए दीवानगी, सब मिलकर ऐसा रंग लाए कि गणतंत्र दिवस पर फिल्म ने देश में 70.50 करोड़ की नेट कमाई कर डाली। और 2 दिन में देश में फिल्म की कमाई का कुल आंकड़ा पहुंचा 127.50 करोड़ नेट। पिछले 2 दिनों में दुनिया भर में फिल्म 219.6 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है। डे 1 को ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा नया, और डे 2 को एक और रिकॉर्ड तोड़ा, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। आज तक ऐसा इंडियन बॉक्स ऑफिस में नहीं हुआ है। सिनेमा घरों पर भीड़ जुटने का सिलसिला जारी है। करीब करीब हर मल्टीप्लेक्स में 20 के आसपास शो चल रहे हैं। ज्यादातर स्क्रीन पर पठान के ही शोज हैं और दर्शकों के साथ साथ फिल्मी सितारे भी फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। वो उसका एक डायलॉग ना कि वो जो ऐसे ऊपर देख के बोलता है हिंदी में बोल, मैंने कहा ये पिक्चर को कोई नहीं रोक सकता। फिल्म के जानकारों के मुताबिक फिल्म ने और नए रिकॉर्ड बनाए हैं और वीकेंड पे कमाई के मामले में ये एक बड़ा आंकड़ा खड़ा करेगी। I don't think it can be any less than 400 crore at the global box office in the first extended long weekend. शाहरुख की पिछली कुछ फ्लॉप्स के कारण लोगों ने उनके स्टारडम पर सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया था, पर बॉलीवुड के बादशाह ने पठान के जरिए अपना ताज वापस छीन लिया। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट।